फोकस ऑन इट। अच्छा, अब हम यहां पे थे कि वाशिंगटन डीसी, हाँ, इलेक्टोरल वोट दिसंबर, हम यहाँ पे थे कि एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि कि फर्ज करो कि वाशिंगटन डीसी में 3 इलेक्टर जीत गए और वो जीते हिलरी की बिहाफ पे। अब मसला ये है कि लोग बनाते हैं शूरा और शूरा बनाती है अमीर, लेकिन क्या शूरा पे वो लाजिम होता है कि जो कुछ उसको लोगों ने कहा है वो करे? तो आंसर इज नो। शूरा आजाद होती है कि वो जिस मर्जी को अमीर बनाए। द सेम सिस्टम हैज बीन फॉलोड इन यूएस इलेक्शन सिस्टम। क्या उन्होंने फॉलो किया? उन्होंने फॉलो ये किया कि ये जो 3 अब इलेक्टर्स आ गए हैं, नाउ दे आर टोटली फ्री। उन पे लाजिम नहीं है कि वो हिंदी की बिहाफ पे आए हैं तो वो हिंदी को वोट करें, या अगर वो ट्रम्प के बिहाफ पे हैं तो वो ट्रम्प को वोट करें। दे आर टोटली अनप्लेज्ड। अब इसका पॉजिटिव बेनिफिट भी है, इसका नेगेटिव बेनिफिट भी है। पॉजिटिव बेनिफिट ये है कि जाहिर बात है वो सोच समझ के पढ़े लिखे लोग होंगे, फैसला करेंगे। और नेगेटिव बेनिफिट ये है कि अगर किसी मतलब लोगों ने 30 लाख लोगों ने 3 इलेक्टर्स भेजे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हिलरी और वो तीनों आगे वोट दे दें ट्रम्प को, तो ये 30 लाख वोट लोगों का वोट है वो तो डस्टबिन में चला गया ना। खैर, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम अपने प्रोसेस पे वापस आते हैं कि पहला प्रोसेस था कि लोगों ने अपनी इंटेंशन शो की थी। उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये हुआ था कि इंटेंशन के बाद यहाँ पे प्राइमरीज इलेक्शन हुए थे। प्राइमरीज के बाद यहाँ पे तीसरा स्टेप ये हुआ था, यहाँ पे डेलीगेट सेलेक्ट किए गए थे और डेलीगेट्स लाए गए थे कन्वेंशन में। कन्वेंशन में फाइनल नॉमिनेशन सेलेक्ट हुई थी। फाइनल नॉमिनेशन में अपना एक वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया था। उसके बाद कैंपेन हुई ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर स्लोगन्स। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन के बाद यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हुई। मुदस्सिर नहीं है रहा हमारा। प्रेसिडेंशियल डिबेट्स के बाद यहाँ पे पहली वोटिंग हुई जिसको हमने कहा पॉपुलर वोट, जिसके अंदर पीपल ने सिलेक्ट किया इलेक्टर्स को। उसके बाद यहाँ पे हुए इलेक्टोरल वोट, जिसके अंदर इलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया प्रेसिडेंट को। तो टोटल इलेक्टर्स होते हैं 538 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4 2 2 4 138 2 6 12 1 2 2 9 269 का इसका हाफ होता है 538 का। तो जो प्रेसिडेंट जो दो कैंडिडेट 270 इलेक्टर इलेक्टर, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं, पॉपुलर वोट नहीं, जो प्रेसिडेंट 270 इलेक्टर्स जीत जाता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो खैर, हम यहाँ पे थे कि जो इलेक्टर्स हैं वो वोट कर देते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। और सॉरी, कैंडिडेट अच्छा लफ्ज होगा, कैंडिडेट को वोट कर देते हैं।
ये वोट आ जाते हैं वॉशिंगटन डीसी में, और साल देखो आ गया है 2017। जनवरी 2017 में वॉशिंगटन डीसी में इन वोटिंग की काउंटिंग होती है, और काउंटिंग में जो बंदा 270 जीत जाए उसको 20 जनवरी 2017 को ट्रंप को प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक हो गया। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्लिचेस हैं वो देख लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि हिलरी के 30 लाख वोट ज्यादा थे, मतलब 2.8 मिलियन वोट ज्यादा थे हिलरी के। मतलब ट्रंप जो है वो 2.8 मिलियन वोट कम था इसे। उसके बावजूद भी ट्रंप कैसे इलेक्शन जीता, ये मैंने ऑलमोस्ट आपको समझाते हुए बता दिया। तो चलो अभी हम दोबारा कर लेते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा कि प्रेसिडेंट के लिए जो वोट रिक्वायर्ड होता है वो पॉपुलर वोट नहीं होता, जो हिलरी का ज्यादा था, वो होता है इलेक्टोरल वोट। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इलेक्टोरल वोट ज्यादा कैसे हो जाता है, पॉपुलर वोट ज्यादा हो कि इलेक्टोरल वोट कैसे दूसरे से ज्यादा हो जाता है। तो इसका आंसर ये है कि देखो, फर्स्ट करो, दो स्टेट हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए में जो है 3 इलेक्टर्स हैं और बी में भी हैं 3 इलेक्टर्स। फर्ज करो यहाँ पे 100 वोट्स हैं दोनों में, इसमें भी 100 वोट हैं, इसमें भी 100 वोट हैं। फर्ज करो इन तीनों इलेक्टर्स को जीतने के लिए यहां से हिलरी और ये ट्रंप, यहां से हिलरी और ये ट्रंप। 100 में से हिलरी यहां पे जीत गई 90 वोट्स, तो मतलब हिलरी 51% पॉपुलर वोट जीत गई। और ट्रंप जो है वो यहां पे जीता कितने, बाकी जो बच गए 10 वोट, और ट्रंप ये तीनों इलेक्टर्स हार गया और ये तीनों इलेक्टर्स चले गए हिलरी के पास। यहां पे क्या हुआ, यहां पे हिलरी हार गई, और इस तरह हारी कि ट्रंप जीता 51 वोट, 100 थे वोट, और हिलरी जीती 49 वोट। लेकिन तीनों के तीनों इलेक्टर किसके किसके पास चले गए, तीनों के तीनों इलेक्टर चले गए ट्रंप के पास, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो 51% पॉपुलर वोट जीता है वो इलेक्शन जीत जाता है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज टू रियलाइज, देखो हिलरी के पॉपुलर वोट कितने हैं इन दोनों में, सॉरी इलेक्टोरल वोट 3, ट्रंप के कितने हैं 3। इन दोनों में हिलरी का पॉपुलर वोट कितना है, हिलरी का पॉपुलर वोट है 90 और 49 कितना हो गया, 9 9 4 13, 139। और ट्रंप का कितना है, ट्रंप का है 10 और 51 61। ओ माय गॉड, मतलब दोनों के दरमियान, पॉपुलर वोट के दरमियान हेल ऑफ डिफरेंस है। इन पॉपुलर वोट देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस, बट एट इलेक्टोरल वोट दे आर इक्वल। अब इसका फायदा क्या है, ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए हुआ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बेटा जब उन्होंने ग्रेट कंप्रोमाइज किया, कनेटिकट कंप्रोमाइज किया, तो मैंने आपको ये बताया था कि उन्होंने कंप्रोमाइज में कहा कि ऐसा ना हो कि किसी लार्जर स्टेट की लार्जर पॉपुलेशन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में
छोटी स्टेट की छोटी पॉपुलेशन को बिल्कुल ही आउट क्लास कर दे। उन्होंने कहा कि मोबोक्रेसी ना हो। मोबो मतलब लोग अन्नेवाह, जिस तरह पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान में कुत्ते बिल्ली सारों का वोट बराबर, और मोबोक्रेसी है जिसका वोट जिस तरफ चला गया बड़ा घर को। वो कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, वो ये कहते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन हमेशा पंजाब से होता है। हाउ बैड। ठीक है। उसके बाद अगर आप ये सिस्टम चाइना में देखो, तो चाइना में है वेस्ट चाइना एंड ईस्ट चाइना। अब वेस्ट चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है, ईस्ट चाइना की पॉपुलेशन है नहीं। तो यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे ये इशू है कि जो भी कंट्रोल है वो वेस्ट चाइना के हैंड में है, ईस्ट चाइना के पास कुछ होता ही नहीं है। सेम इज द केस विद ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन देखो, तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन भी साइड से ज्यादा है। ऑन साइड्स पॉपुलेशन इज मोर, जबकि सेंटर में पॉपुलेशन है ही नहीं। तो अगेन ये जो साइड वाली पॉपुलेशन है, ये ज्यादा इन्फ्लुएंस, ये ज्यादा रोल प्ले करती है। सेम इज द केस विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब यूएस के भी साइड में पॉपुलेशन ज्यादा है। मतलब यहाँ पे वाशिंगटन, कैलिफोर्निया और इधर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ओरिगोन, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है और सेंटर में पॉपुलेशन कम है। और आपने 2016 के इलेक्शन में यही सुना होगा कि जो मेजर बड़े बड़े सिटीज हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें, जो पंजाब से जीता वही प्रेसिडेंट, वही पीएम। यूएस के केस में देखो, आपने यही सुना होगा कि जो शहरी इलाके थे, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, जो मम्मी डैडी इलाके थे, वहां से बेशक हिलरी जीत गई, मेजर पॉपुलेटेड एरिया से बेशक हिलरी जीत गई, लेकिन हिलरी ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया से जीत कर भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकी बिकॉज ऑफ दिस इलेक्टोरल वोट। और इसका एंड सीन ये है कि जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है वो स्मॉल एरियाज की, यूएस का प्रेसिडेंट स्मॉल एरियाज की लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। यूएस का प्रेसिडेंट मोर नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। और कहा यह जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पॉपुलेशन, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और मेरा बेटा, मैं बड़ी तसल्ली के साथ तुम लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि जो कोई भी तुम्हारा बंदा जानने वाला किसी भी एकेडमी में पढ़ता है ना, पहली बात तो ये है कि वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझाते ही नहीं है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगर तुम लोगों को इतनी सिंपलिसिटी करने के बावजूद भी समझ नहीं आया, तो फिर आई एम सॉरी टू से, नो यू कैन कमेंट के कितने लोगों को समझ आया और कितने लोगों को नहीं समझ आया। ओके, नाउ प्लीज टेक अ ब्रेक। थोड़ा सा वक्फा करो, नो टेक्स्ट, नो टेक्स्ट। थोड़ी सी और बातें रहती हैं वो कर लें, फिर उसके बाद आते हैं। जस्ट टेक अ ब्रेक, होल्ड, स्टॉप 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 स्टॉप, नो टेक्स्ट।
नो टेक्स्ट, नो, स्टॉप 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 स्टॉप। ओके, अब हम कुछ बातें करते हैं, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ओके सर ये तो हो गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्या वहां पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का और सेनेट का इलेक्शन है वो भी ऐसे ही होता है? तो आंसर इज नो। वो ऐसे ही होता है जिस तरह के हमारे इलेक्शंस होते हैं। मसलन हमारे किस तरह होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन, इसकी टर्म है 2 साल, इसकी टर्म है 6 साल, ठीक है। ओके, द इंपॉर्टेंट थिंग इज इसके कांग्रेस के, अब कांग्रेस में कौन होता है? कांग्रेस में होता है अपर हाउस और लोअर हाउस। इसकी टर्म है 6 साल और इसकी टर्म है 2 साल, ठीक हो गया। लेकिन इनके कांग्रेस का इलेक्शन हर 2 साल बाद होता है। इसकी तो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, कांग्रेस का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, जिस तरह हमारा होता है कि लोग आते हैं कांग्रेस के मेंबर को वोट करते हैं, जिसके वोट ज्यादा होते हैं वही जीत जाता है। आपको इसकी समझ नहीं आएगी कि सर ये फिर कैसे, लेकिन अगर आपको समझ आनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का भी ऐसे होता है। पाकिस्तान का थोड़ा सा डिफरेंट है कि टर्म सेंटर की 6 साल है, लेकिन इलेक्शन हर 3 साल बाद होता है। अब 3 साल बाद क्या होता है कि 1/3 रिटायर, लेकिन खैर पाकिस्तान का हमारा कंसर्न नहीं है, मैं आपको यूएस का समझाता हूँ। यूएस का ये है कि टर्म 6 साल है और सेनेटर हैं 100, तो हर 2 साल बाद 1/3 सेनेटर रिटायर हो जाते हैं। मतलब हर 2 साल बाद जब कांग्रेस का इलेक्शन होता है तो कांग्रेस के लोअर मेंबर है 435, नीचे तो सारे 435 के 435 का ही इलेक्शन होता है, ऊपर 100 में से सिर्फ 33 का हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है, क्योंकि टर्म 6 साल है, इलेक्शन 2 साल बाद होता है। अब आखिरी बात, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स एंड वी विल बी ब्यूटीफुली सबमिट इंशाल्लाह। आखिरी बात देखो कि यूएस mid term elections are the audit of the US presidency. Comment. अब इस बात को समझना है कि यूएस मिड टर्म इलेक्शन आर द ऑडिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंसी। इसके अंदर सिर्फ एक बात जो है वो समझने वाली। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट की टर्म है 4 साल, और कांग्रेस की टर्म है 2 साल। मतलब प्रेसिडेंट की मिड टर्म में एक कांग्रेस का इलेक्शन आता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो मिड टर्म इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट का नहीं होता, वो कांग्रेस का होता है। ये प्रेसिडेंसी को इंपैक्ट कैसे करता है? देखो 2012 ओबामा का इलेक्शन हुआ, और क्योंकि इवन में है 2012 में ही कांग्रेस का भी इलेक्शन हुआ। अब जिस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा होता है उस साल एक ही पार्टी की, आपको पता है, हवा होती है। जो इधर इलेक्शन जीत जाता है वो इधर इलेक्शन जीत जाता है। यही हुआ 2012 में ओबामा की दूसरी टर्म में। ऊपर भी डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई, नीचे भी डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई। तो 2012 से लेके 2014 तक प्रेसिडेंट के लिए ये जो टर्म थी, दिस टर्म वाज लाइक ए बेड ऑफ रोजेस। क्यों? क्योंकि नीचे ऊपर पार्टी सेम है, ना प्रेसिडेंट को चेक एंड बैलेंस की टेंशन है, ना कांग्रेस को चेक एंड बैलेंस की टेंशन है, ना कांग्रेस को वीटो की टेंशन है कि प्रेसिडेंट हमारा बिल वीटो कर देगा,
ना इसको क्वालिफाइड वीटो की टेंशन है, क्योंकि पार्टी सेम है, आइडियोलॉजी सेम है। मसला कब हुआ? मसला ये हुआ कि 2012 से 2000 जब 14 आया, तो यहाँ पे हुआ मिड टर्म इलेक्शन, और यहाँ पे हुआ कांग्रेस का इलेक्शन, और यहाँ तक ओबामा अपनी पॉपुलैरिटी खो चुका था। तो यहाँ इस मिड टर्म इलेक्शन में ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी के अगेंस्ट रिपब्लिकन पार्टी जीत गई। अब जब रिपब्लिकन पार्टी जीती, तो 2014 से लेके 2016 तक ऊपर प्रेसिडेंट था डेमोक्रेटिक पार्टी का, नीचे जनता थी रिपब्लिकन पार्टी की। तो वही बिली चूहे वाला खेल, चेक बैलेंस चेक बैलेंस चेक बैलेंस। तो इसलिए वो जो बेड ऑफ रोजेस था, वो प्रेसिडेंट के लिए बेड ऑफ थॉर्न्स बन गया। तो समझाने की बात ये है कि अगर अपने 4 ईयर की टेन्योर में अगर ये पहले 2 साल प्रेसिडेंट अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर दे, अच्छे काम ना करे, तो यहाँ पे जो मिड टर्म इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंट के लिए ऑडिट बन जाता है। प्रेसिडेंट के लिए ऑडिट बन जाता है। अब देखो, दोनों अलग अलग डोमेन में है, दोनों अलग अलग डोमेन में है, लेकिन कितना खूबसूरत उनका सिस्टम है कि ये चेक क्रिएट करता है। और जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि विल्सन ने लीग ऑफ नेशन को क्यों नहीं ज्वाइन कर सका था, विल्सन के साथ यही हुआ था। विल्सन का 2016 में इलेक्शन हुआ, पार्टी आ गई अपनी ऊपर नीचे, लेकिन जैसे ही 2018 का इलेक्शन हुआ विल्सन का, ऊपर तो आ गए डेमोक्रेट्स, नीचे पार्टी चेंज हो गई, आ गई रिपब्लिकन। और यही बात है, रिपब्लिकन ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, तो बेचारा विल्सन पूरा जोर लगाने के बावजूद, सॉरी ये 1916 है, विल्सन अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद 1919 में बनने वाली लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन नहीं कर सका था। ओके बच्चों, नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। बट पहले मुझे ये बता दो, पहले मैं दिल खुश कर दो कि किन लोगों को 100% समझ आई है, बिल्कुल चौकस, फिर बाकी क्वेश्चन बात करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस ठीक है, पेपर में ऐसे लिखोगे ना तो एक समाज है ना, वो बन जाएगा। ओके नाउ, जिन्होंने ब्रेक लेनी है वो ब्रेक लें, और क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है वो फुल टाइम गर्म हो गए होंगे, तो टेक ब्रेक अप टू 11 तक ब्रेक लो। बाकी जिन लोगों को समझ नहीं आया, तो मुझसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछो, एक एक करके, एक एक करके, सारे नहीं। आसिफ, आगे जो ना वो सारी गप्पे हैं, बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। यार जुहेब, इस तरह है कि 1644 में ना छोटी बहुत स्किर्मिशेस जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। तो मेजर जो है वो वैसे ही है। आज के बाद यूएस हिस्ट्री ना वुड जस्ट लाइक ए पीस ऑफ केक टू यू। बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोर्स ऑफ वार्स इंपॉर्टेंट नहीं है।
और प्लीज यार ये तुमने जरूर करना है, ठीक है ना? ये ना मैं बड़े ना फख्र और गरूर से तुम लोगों को कह रहा हूँ कि तुम लोगों के जो दोस्त शोज पढ़ रहे हैं ना किसी एकेडमी में, उनको कहना है कि मुझे ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझाओ थोड़ा सा। मुझे बस तुमने ये पूछना है कि इलेक्टोरल वोट ज्यादा कैसे होता है, पॉपुलर वोट कम कैसे रह जाता है। सो प्लीज डू आस्क देम। अच्छा, नाउ द इजीएस्ट थिंग्स आर हियर कि ओके, अगर मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब हुआ? अच्छा, और पहला प्रेसिडेंट कब आया? पहला प्रेसिडेंट कब आएगा? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, 1789। तो इसने दो टर्म्स एंजॉय की, दो टर्म्स एंजॉय की, तो इसका टेन्योर कितने साल बनेगा? 8 साल। 2 × 4 = 8, तो इसके अंदर +8 कर दो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और 9 कितने होते हैं? 17, 1, 9, 1, 7, 1797। Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for that. Wonderful. And अच्छा, यार उसने 2 टर्म में जाएगी, उसने दूसरा इलेक्शन भी जीता, बस इसमें कौन सी मुश्किल बात है? पहले उसने एक इलेक्शन जीता, फिर उसने दूसरा इलेक्शन जीता, सिंपल एज दैट। तो अब ये तुम्हें भूलेगा पहला टेन्योर कब से लेके कब तक था? 1789 से लेके 1797 तक। आपको पता है अमेरिका का सेकंड प्रेसिडेंट कौन था? अली, ये इमरान की बंद बाद में देखेंगे। सेकंड प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन, शाबाश, ठीक है। और ये जो तुम सब लोगों ने लिखा हुआ ना, इसके ऊपर बड़ा सा कांटा लगाओ, ठीक है, बिकॉज यही वो एमसीक्यू में पूछेगा और यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। द सेकंड प्रेसिडेंट वाज नॉट थॉमस जेफरसन, द सेकंड प्रेसिडेंट वाज जॉन एडम। प्लीज, हाउ का क्या मतलब है? राम साहब, हाउ क्या मतलब? बस उसने इलेक्शन जीत लिया, दैट्स इट। लेकिन इसकी टर्म सिर्फ एक है यार, ऐसे नहीं हो सकता रिदा, आप दोबारा चेक करो, ठीक है? इसकी टर्म सिर्फ एक है, ये लगा 1789। अब इसकी सिर्फ एक टर्म है, सॉरी 1797, अब इसकी सिर्फ एक टर्म है, तो ये कितने साल प्रेसिडेंट रहेगा? 4 साल। ये हो गया 1801। और थर्ड प्रेसिडेंट कौन है? वो जो आपने अभी बताया, थॉमस जेफरसन।
अब इसने कितनी टाइम एंजॉय की? अंगूर खाने हैं आप लोगों ने? सही है, अगर आपने खाने हैं तो आप यही समझे कि अंगूर खट्टे हैं बहुत। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, दो टर्म में जाएगी। यार मैं मलंग आदमी हूँ, बस जो मुझे अच्छा लगता है बस मैं वही करता हूँ। मैंने ये नहीं देखा कभी कि किसके साथ कोई चीज सूट करती है या नहीं करती। अच्छा, दो टर्म्स तो 1801 प्लस 8 1809। कल हमने जो वर्जीनिया प्लान पढ़ा था, कल हमने जो वर्जीनिया प्लान पढ़ा था और उसके अंदर हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि पॉपुलर बेस ये मतलब ये जो वर्जीनिया प्लान वाले थे ना फेडरलिस्ट, ये जो पहले दो प्रेसिडेंट है ना 1789 से लेके 1801 तक, इनको इस रिजीम को कहते हैं फेडरलिस्ट रिजीम। ठीक हो गया। और तो बच्चे भी, मैं क्या करें, भी बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं पर लिखता ही उतार के फेंटी लगा सकता हूँ, यही कर सकता हूँ। उतनी डिटेल से, इतनी इससे ज्यादा डिटेल तो नहीं ना हो सकती कोई भी। और उल्लू के गानों सिंपली याद रखो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट 2016 में जीता था इलेक्शन और प्रेसिडेंट 2017 में बना था। तो ये जो बाद वाला रजीम था, दिस रजीम इज कॉल्ड anti-federalist regime because it was working on New Jersey plan. अब इसके ऊपर डिबेट करना इतना आसान है, इतना आसान है ना कि अपने बैकग्राउंड में जस्ट वो डिबेट रखो और इसके ऊपर देखो। अब जो उनके प्लान्स थे ना, अब तो उनके हाथ में गवर्नमेंट्स आ गई हैं, जो उनके प्लान्स थे उसी की बेस पर उन्होंने गवर्नमेंट्स बनाई, सिंपल इज दैट। इसमें जो मेन लोग थे दैट वाज वाशिंगटन खुद, उसके बाद जो मेजर रोल था जॉन एडम भी था, सेकंड प्रेसिडेंट। और जो एक मेजर बंदा था दैट वाज हैमिल्टन। ये तीन नाम तुमने जरूर याद रखने हैं। और इधर में आपने याद रखना है थॉमस जेफरसन, साथ में याद रखना है पैट्रिक हेनरी। अच्छा मेरा पुत्री, अब तुमने एक बात याद रखनी है, एक तुम्हें याद रखनी है, हैमिल्टन मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, और एक तुम्हें याद रखना है जेफरसन मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं, लेकिन एक बात तुम्हें याद रखनी है,
ये जो मॉडल है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि इस दौर में दिया गया तो ये फिर इसी दौर में रहा, नहीं। जिंदगी में कभी भी अमेरिका की अगली आने वाली लाइफ में भी जो प्रेसिडेंट इस मॉडल के मुताबिक काम कर रहा होगा, हम उसको कहेंगे कि दिस प्रेसिडेंट इज वर्किंग अंडर हैमिल्टन मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और जो प्रेसिडेंट इस मॉडल के मुताबिक काम कर रहा होगा, उसको कहेंगे कि दिस प्रेसिडेंट इज वर्किंग अंडर जेफरसन मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका बना था नया नया, अमेरिका बना था नया नया। हैमिल्टन जो था वो ये चाहता था कि अमेरिका नया बना है, इसलिए हमारा जो पूरा फोकस है वो ये होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक ग्रोथ है, डोमेस्टिक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री है, वो हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए। और डोमेस्टिक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री कैसे होगी कि हम दो काम करें। नंबर वन की जो हमारी घर पे इंडस्ट्री है उसको हम सब्सिडी दें ताकि वो कम कीमत पे चीजें बनाए। और दूसरा काम हम ये करें कि जो चीजें बाहर से आ रही हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा के उनकी प्राइस ज्यादा कर दें। और इन दोनों तरीकों से कौन सी इंडस्ट्री को प्रमोट करें? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करें। ट्रम्प कौन सा मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी फॉलो कर रहा है? हैमिल्टोनियन मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। मजा आया? आसान है ना? जबकि जो जेफरसन था वो कहता कि नहीं, हम काम करेंगे लेजेस फेयर पॉलिसी पे। अब लेजेस फेयर पॉलिसी क्या होती है? लेजेस फेयर कहते हैं लेट डू, ओपन करें ट्रेड को। मतलब ये जो टैरिफ शैरिफ लगे हुए हैं, इन्होंने जो लगाए, जेफरसन ने वो सारे टैरिफ बाकी क्या कर दिए? खत्म कर दिए। और इसका मॉडल ये था कि हम गवर्नेंस पर फोकस करें और जो हमारे मुल्क के इंटरनल इश्यूज हैं उन पे फोकस करें और खुद को इतना कंपेटिटिव बनाएं कि हमें इन चीजों की जरूरत ही ना पड़े। तो वो प्रेसिडेंट जो गवर्नेंस, इंटरनल इश्यूज और अमेरिका को कंपेटिटिव बनाने पे काम करे, उस पॉलिसी को क्या कहते हैं? Jeffersonian model of foreign policy, like Obama was working on it. Yes, China is working on Jeffersonian model of foreign policy. Nawaz Sharif was working on Jeffersonian model of foreign policy. Imran Khan is somehow working on Miltonian model of foreign policy. अच्छा, ये लोग कहते थे, ये लोग कहते थे जो इकोनॉमिक कंट्रोल है, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल है, जी जी बेटा वही बताया मैंने, क्या साइंस बताई बेटा, बस ऐसे ही है। जो इकोनॉमिक, अहमद पहले ये पढ़ लें जो पढ़ रहे हैं।
ये कहते थे कि जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो और जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो मुल्क के टॉप एलीट के पास हो और गवर्नमेंट के अंदर कॉमन मैन का कोई भी रोल ना हो। इसलिए टू योर सरप्राइज अक्सर कहा जाता है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज नॉट अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्योंकि इस रेवोल्यूशन के बाद भी सारे लोगों को वोटिंग राइट या मुकम्मल राइट्स नहीं मिले थे। जबकि जेफरसन जेफरसन किसकी बात करता था? वो एलीट की बजाय रूल ऑफ कॉमन मैन पे बिलीव करता था। अमेरिकन रेवोल्यूशन was incomplete revolution because रेवोल्यूशन के बाद जो बनने वाली गवर्नमेंट है उसके अंदर कॉमन मैन को रोल नहीं दिया गया था। देखो मेरी बात सुनो, रेवोल्यूशन किस लिए आता है? रेवोल्यूशन का बुनियादी मकसद क्या होगा? रेवोल्यूशन का बुनियादी मकसद यही होता है ना, चेंज लेके आना, कि जो पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिक, सारी चीजें एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं पार्स, उन पार्स के गीज चेंज लाके उन पार्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन की जाए किसके दरमियान? अमंग कॉमन मासेस। यही रेवोल्यूशन का बुनियादी काम होता है ना। मसलन हम पाकिस्तान का जब रेवोल्यूशन देखते हैं, पाकिस्तान का जब हम रेवोल्यूशन देखते हैं, हम यही कहते हैं कि इंडिया के कंट्रोल में सारा कुछ है और हिंदूज के कंट्रोल में सारा कुछ है और कॉमन मैन को कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए हमने रेवोल्यूशन लेकर आए ना, और हमने कहा कि हम ऐसा ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां पे कॉमन मैन का रोल होगा। तो क्या ऐसा हुआ? वी हैड एन इनकम्प्लीट रेवोल्यूशन। पता नहीं यार, मुझे एक अक्सर शेर याद आ जाता है, बस वो मैंने सुनाना ही सुनाना होता है। पंजाबी है जिन लोगों की, तो पंजाबी एक शायर है रऊफ शेख। रऊफ शेख का एक शेर है कि जोर वराने हर बुए थे अपना नाम लिखा लेता है। मतलब जो जोर कहते हैं पावरफुल को, पावरफुल, कि जो पावरफुल थे उन्होंने हर दरवाजे पे अपना नाम लिखवा लिया। और क्या हुआ है? वो गलियां विच रुलदा फिरदा है जिसने शहर वसाया है। अब देखो ना, शहर किसने बसाया था? शहर कॉमन मैन ने बसाया था। पाकिस्तान कॉमन मैन ने बनाया था, कॉमन पीपल ने बनाया था। लेकिन वो कॉमन पीपल कहाँ पे है? वो आज भी गलियों में रुल रहे हैं। और जो पावरफुल थे, जो उधर से सारा कुछ छोड़ के आए, वो यहाँ पे भी आके हर जगह पे काबिज हो गए। इसलिए जो जाफरसन था वो कहता था कि माई प्रेसिडेंसी is the
second revolution of the United States of America. क्यों कहता था कि पहले रेवोल्यूशन के बाद सारा कुछ क्या हो गया, पहले रेवोल्यूशन के बाद कहता था कि सारा कुछ हो गया सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि इन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई उसके अंदर सारा रोल दे दिया एलीट को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, ठीक है। अब जब इनको रोल दे दिया तो जो भी प्रोटेस्ट करता ये उसके अगेंस्ट फोर्स यूज करते हैं, जैसा कि एक प्रोटेस्ट हुआ विस्की रेबेलियन उसको कहते हैं। सीन ये हुआ कि इन्होंने एक साल कॉर्न की प्रोडक्शन अच्छी हुई, मकई की, इन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। लोगों ने हाई टैक्स से बचने के लिए कॉर्न को विस्की में कन्वर्ट कर लिया, इन्होंने विस्की के ऊपर टैक्स लगा दिया। लोगों ने कहा उल्लू के पट्टो, वही काम जो हमारे साथ ब्रिटेन करता था वही काम तुम स्टार्ट करने लग गए हो। तो इसके अगेंस्ट इन्होंने एक रेबेलियन किया जिसको कहते हैं विस्की रेबेलियन। वो शी रेबेलियन और था बेटा, शी रेबेलियन और था, कंफ्यूज कर रहे हो तुम। शी रेबेलियन को आपने लिखना है जब एक कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की डिबेट कर रहे हो। अब विस्की रेबेलियन को क्रश करने के लिए पहली दफा यहाँ पे 15,000 की आर्मी रिक्रूट की वाशिंगटन ने। अब जब 15,000 की आर्मी रिक्रूट की तो सेंटर क्या हो गया बाय डिफॉल्ट, पता है ना आर्मी के साथ सेंटर कैसे स्ट्रांग होता है, बताने की जरूरत है। नहीं आओ एमी, फिर इज्जत जो है ना वो कहेगी कि सर आप आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे जब जेफरसन आया, जेफरसन बजाय इंडस्ट्रियलिस्ट के जेफरसन प्रमोट करता था किसको, एग्रीकल्चर वालों को, और ये बात करता था रूल ऑफ कॉमन मैन की, और ये बात करता था जेफरसन मॉडल ऑफ फॉरेन पॉलिसी पे, ये बात करता था रिफॉर्म्स की। तो इसको जो अपने दौर में सबसे अच्छी रिफॉर्म लगी, इसने कहा कि इतनी बड़ी आर्मी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो उन्होंने 15,000 की आर्मी बनाई हुई थी उसने रिफॉर्म के जरिए इस आर्मी को सिर्फ और सिर्फ 3,000 कर दिया और कहा कि जो मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है दैट शुड बी स्पेंट ऑन कॉमन मैसेज। अगर नेपाल की आर्मी भी यही मेथड फॉलो कर ले तो कितना अच्छा हो जाएगा, लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। ठीक है, नेपाल वो जो एक मुल्क है साउथ एशिया का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक हो गया, ओके। नहीं, मैंने नेपाल की बात की है। नेपाल मीन जिसके अंदर वो केटू की पहाड़ियां शहाड़ियां हैं और वो सारा कुछ, दाम तक कंट्री। अच्छा, अब आपको नजर आया कि जो कुछ ये इन्होंने किया, जो कुछ इन्होंने किया ये उसके अगेंस्ट कर रहा है, ये उसके अगेंस्ट कर रहा है। तो कितनी इसके ऊपर मजेदार हमारी डिबेट बनेगी अगर फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट रजीम के ऊपर कुछ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे जो जो इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी दी
उसको कहते हैं हैमिल्टन फाइनेंशियल प्लान। हैमिल्टन जो है, अब ये जेफरसन सर ये वाशिंगटन का क्या था भला, इसका फाइनेंस सेक्रेटरी था और अमेरिका का पहला फाइनेंस सेक्रेटरी था। और नहीं हुए, अमेरिका का पहला फाइनेंस सेक्रेटरी था। जबकि इसने जो मॉडल दिया, जेफरसन का फाइनेंस सेक्रेटरी कौन था? डज एनीवन नो? एल्बर्ट गैल्टन। और इसने जो प्लान दिया गुड सभी का, इसे कहते हैं गैल्टन फाइनेंशियल प्लान। बहुत सिंपल है। इन्होंने टैक्स बढ़ाए, इन्होंने इंडस्ट्री को प्रमोट किया और इन्होंने मर्केंटाइलिज्म को हवा दी और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, अपर क्लास को सारा का सारा बेनिफिट दिया। और इनकी पॉलिसी में जो एक मेजर रोल था, जो मैं आपको अभी बताता हूं, इसने क्या किया? इसने टैक्सेस को कम से कम किया, एग्रीकल्चर को ऊपर बढ़ाया, प्रमोट किया। मर्केंटाइलिज्म पॉलिसी के अगेंस्ट होती है लेजेस फेयर पॉलिसी, उसको फॉलो किया। और इंडस्ट्रियल क्लास की बजाय इसने एग्रीकल्चर क्लास को फॉलो किया। अब अगली डिस्कशन बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त। बैंक जो है, बैंक बैंक इन दोनों में किस क्लास को पसंद आएगा? इनको कि इनको? इसको, ठीक है, फेडरलिस्ट रेजिम को, हैमिल्टन क्लास को, एलिटिस्ट को। और गांव में रहने वाले किसी किसान को बैंक पसंद आता है? तो ये क्या चाहते होंगे कि बैंक बने, और ये चाहते थे कि बैंक नहीं बने। अब दो टर्म्स लिखो। एक लिखो लूज कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच। अब तो मुश्किल नहीं लग रहा ना सारा कुछ, अब तो बिल्कुल बच्चों वाला है ना सारा कुछ। बस आपने दो चीजों को इकट्ठा करना है, जो प्लान वाली डिबेट है और उनकी पॉलिसी को, प्लान वाली डिबेट्स को, इनकी पॉलिसी को, बस कुछ भी मुश्किल नहीं है। और एक पॉलिसी को कहते हैं हार्ड कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच। ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज नहीं दी हुई, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज मिसिंग है, तो कांग्रेस का सेशन करवा के उसको, उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया जाए। एग्जांपल आएगी तो समझ आ जाएगी। ये कहते थे कि नहीं, अगर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई तो वो सिंपल कांग्रेस के सेशन से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं होगी, बल्कि उसके लिए क्या करवाना पड़ेगी? अमेंडमेंट करना पड़ेगी। आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि ये इतनी डिबेट क्यों जनरेट हुई, ये इतनी बड़ी डिबेट क्यों जनरेट हुई? कुछ जेन को घुमाओ, थोड़ा जोर दो। वेरी गुड सभी का। बैंक, बैंक को क्या, बैंक को क्या? वेरी गुड, फेडरलिस्ट फेवर द बैंक। यहां तक तो बात समझ आ गई, लेकिन इसका इस चीज के साथ क्या ताल्लुक है?
चलो इस चीज समझो ना। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में बैंक के बारे में लिखा हुआ था कुछ? सारी कहानी समझ आ गई है? ये कहते थे कि सिंपल कांग्रेस की लेजिस्लेचर बनते हैं, अमेंडमेंट करवा के बैंक बना लेते हैं। जबकि वो कहते हैं अगर बैंक बनवाना तो क्या करो, अमेंडमेंट करो। तो 3-4 स्टेट राजी होंगी तो अमेंडमेंट पास होगी। तो जो पूरा ब्लॉक एक तरफ है बैंक के अगेंस्ट है, तो बैंक बनने बनने देते ये लोग? कभी भी नहीं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी का रजीम होता है, एनी हाउ उसका अपर हैंड तो होता है। तो बैंक बनेगा या नहीं बनेगा? मिल्टन ने बनाया बैंक, नेशनल बैंक बना। और जैसे ही जेफरसन आया, उसने बैंक को स्क्रैप कर दिया। जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, क्या वो क्रिटिसिज्म को फेवर करती है? क्या वो क्रिटिसिज्म को फेवर करती है? नो। इसलिए इन्होंने जो एक्ट पास किए, दैट वाज नोन एज सेडिशन एक्ट। सेडिशन क्या होता है? सेडिशन क्या होता है? बगावत, शाबाश। डिच समन, ये वो डेसेंट, डिसएग्रीमेंट, क्राइम। ये था कि जो बंदा भी इनके अगेंस्ट बात करता था, उसका मुंह बंद करवा देते थे ये लोग, और उसको सर्टेन पीरियड ऑफ जेल भी देते थे, या ब्लैक वीको दे के रैप करवा देते थे। ठीक है। और जेफरसन जैसे भी आया, ये सेडिशन एक्ट को क्या कर देगा? जेफरसन जैसे ही आया, सेडिशन एक्ट को क्या कर देगा? रिपील। क्या ट्रम्प ये चाहता है कि उसके मुल्क में ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स आए? तो उस दौर में भी लोग नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक्ट पास किया, एलियन एक्ट, या अलाइन, जैसे इसको आप लोग प्रोनाउंस करो। आपको नेचुरलाइजेशन क्या होती है? नेचुरलाइजेशन क्या होती है? इमिग्रेशन के लिए कभी अप्लाई किया? व्हाट इज नेचुरलाइजेशन? प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन सुना होगा तुमने, ये वो। शाबाश वैस, बता तो दिया वैस ने। सिटीजनशिप बनने के लिए एक जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है, मतलब जैसे आप सीएसपी बनेंगे तो आपके लिए 2 साल का टाइम पीरियड होगा प्रोबेशन का, कि अगर आप काबिल नहीं है तो फिर आप घर जाएं। इस तरह एक नेचुरलाइजेशन का पीरियड होता है, उसके बाद वो सिटीजनशिप इसको दी जाती है। इन्होंने ये क्योंकि प्रमोट नहीं करते थे, इन्होंने नेचुरलाइजेशन का पीरियड कर दिया 14 साल, कि जो बंदा 14 ईयर्स तक नहीं रहेगा। अच्छा, आप नेचुरलाइजेशन का पीरियड जब भी आप ज्यादा कर देते करते हैं, तो इमिग्रेशन कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है। तो लोगों को रोकने के लिए इन्होंने एक्ट पास किया, नेचुरलाइजेशन, इसको कहते हैं अलाइन एक्ट, कि लोगों की यहाँ पे इमिग्रेशन रोक दी जाए।
और जबकि जेफरसन आया तो इसने इसको भी रिवाइज किया, और इसको रिवाइज करके इसने कहा कि 5 years आर इनफ फॉर नेचुरलाइजेशन। और इसलिए जेफरसन ये भी कहता था कि जब फेडरलिस्ट रजीम आया था तो सिर्फ एक ही क्लास को बेनिफिट हुआ था, जो कि थी एलीट और इंडस्ट्रियल क्लास, जबकि कॉमन क्लास को फायदा नहीं हुआ था। इसलिए जब उसका एंटी फेडरलिस्ट रजीम आया तो वो अपने रजीम के बारे में कहता था कि माई प्रेसिडेंसी इज द सेकेंड रेवोल्यूशन ऑफ यूएसए, क्योंकि मेरे आने से सारी चीजें चेंज हुई हैं। और क्योंकि आज के लेक्चर थोड़े गरम गरम थे तो मैंने इसको आज 15 मिनट जल्दी खत्म कर दिया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। और इंशाल्लाह कल हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, वेस्टवर्ड एक्सपेंशन और वॉर ऑफ 1812, मॉन्रो डॉक्ट्राइन और मिजूरी कॉम्प्रोमाइज देखेंगे। ये हम कल कल देखेंगे ना बेटा, कल हम इसको देखेंगे। Democrats follow the Jeffersonian model of foreign policy while Republicans follow, well, नदीम, ये बड़ा एक जनरलाइज सी स्टेटमेंट है। ये पर्सन टू पर्सन बात वही कह जाता है। पर्सनालिटी ऑफ द प्रेसिडेंट भी तो हो सकती है ना। नदीम, यू गॉट माय आंसर नॉट? बच्चे लास्ट पॉइंट यही है कि जैसे मैंने को पहले ही बता दिया कि माय प्रेसिडेंसी इज द सेकंड रेवोल्यूशन ऑफ द यूएसए, क्योंकि मेरी प्रेसिडेंसी से काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको, पता नहीं यार तुम लोग कैसे सुनते हो, एक दफा को कितनी दफा रिपीट करना पड़ता है। मैं तुम्हें ये कहा है कि मेरिट्स और डिमेरिट्स में तो मोटे मोटे बता दिए हैं, सिस्टम तुम्हें समझा दिया है। आयशा जेफरसन ने कहा था। नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप को कहते हैं। आज पास्ट पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम। मैंने तो पहले बता दिया है। यार ये एक बात कितनी दफा बतानी होती है, मैं आया नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पाक अफेयर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अगर पढ़ाऊंगा तो शायद मैं इंटरनेशनल लॉ या पंजाबी पढ़ाऊंगा, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। तुम लोग बहुत तंग करते हो यार, फजूल किस्म के क्वेश्चन करते हो, सच कह रहा हूँ। तंग करने का मजा आता है।